ट्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलजा। आज मैं आप लोगों को बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। हम क्या करेंगे, टर्बो सी प्लस प्लस के सॉफ्टवेयर में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने टॉप मोस्ट क्या किया है, हेडर फाइल लिखी हुई है। उसके बाद मैंने एक क्लास बनाई, फिर क्लास के दो डेटा मेंबर्स लिए, इंटीजर टाइप के हैं, एक का नाम num1 है और एक का नाम num2 है। फिर उसके बाद मैंने दो फंक्शंस बनाए, एक इनपुट और एक डिस्प्ले, और ये दोनों मैंने पब्लिक सेक्शन में रखे हुए हैं। अब सबसे पहले क्या हुआ, प्रोग्राम की कंपाइलेशन हमेशा वर्ड मेन से स्टार्ट होती है, तो कंट्रोल सबसे पहले मेन में आएगा। यहाँ पे क्या किया, मैंने डेमो क्लास के तीन ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक D1, एक D2, एक D3। जैसे ऑब्जेक्ट्स, तीनों ऑब्जेक्ट्स को मेमोरी मिलेगी तो ये अलग अलग मेमोरी मिलेगी। तो जो D1 बनेगा, D1 के पास भी नंबर num2 होंगे, जो D2 बनेगा D2 के पास भी नंबर num2 होंगे, और जो D3 होगा D3 के भी अपने नंबर और num2 होंगे। सबसे पहले तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं चाहती हूँ कि जो D1 का जो num1 है उसकी वैल्यू D2 के num1 से ऐड हो जाए और वो D3 के num1 में स्टोर हो जाए। वैसे ही D1 के num2 की वैल्यू D2 के num2 में ऐड हो जाए और D3 के num2 में स्टोर हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज तभी ऐड हो सकती है, सबसे पहले हमारे पास ये जो D1 के नंबर num2 है उनमें वैल्यू भी होनी चाहिए और D2 के नंबर num2 में भी वैल्यूज होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी कि सबसे पहले D1 का इनपुट फंक्शन कॉल करूंगी और D2 का इनपुट फंक्शन कॉल करूंगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइक सपोज D1 डॉट इनपुट, and even you can also give the descriptive message like suppose cout slash n calling D1 input। सेम लाइक अब मैं D2 का इनपुट भी कॉल करूंगी। सपोज कैसे, आई एम गिविंग अनदर डिस्क्रिप्टिव मैसेज दैट इज कॉलिंग D2 इनपुट, और यहाँ पे मैं D2 के इनपुट को कॉल करूंगी। अब इस केस में क्या होगा, जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूंगी तो D1 का इनपुट भी चलेगा और D2 का इनपुट भी चलेगा। तो D1 का जब इनपुट कॉल होगा तो वो पूछेगा एंटर टू नंबर्स, कंट्रोल रन करेगा तो हम जो भी कोई नंबर्स एंटर करेंगे वो num1 और num2 में स्टोर हो जाएंगे, लेकिन वो जो वैल्यूज है वो D1 के num1 num2 में जाएंगी। वैसे ही क्या किया, जब D2 का इनपुट चलेगा तो उस केस में अगेन मैसेज आएगा एंटर टू नंबर्स। तो उस केस में जो दो नंबर्स एंटर करेंगे वो नंबर और num2 में जाएंगे, बट वो नंबर num2 किसके होंगे, D2 के होंगे। उसके बाद मैं क्या चाहती हूँ कि जैसे ही मैं D3 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूं, मेन कि जैसे ही मैं D3 के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करूंगी तो वो क्या करे, जो D1 है और D2 के नंबर num2 की वैल्यू आपस में जो ऐड हो चुकी हैं उनको वो शो करे। तो ऐड करवाने के लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगी सम नाम का। लेट सपोज कोई भी फंक्शन होगा, void sum मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, void sum। अभी तक मैंने इसकी बॉडी नहीं बनाई है, वो हम सीखेंगे। मैंने यहाँ लिखा D1 डॉट सम, इट मीन्स कि मैंने D1 का सम फंक्शन कॉल किया और मैं D1 के नंबर और num2 की वैल्यू को D2 के नंबर num2 से ऐड करवाना चाहती हूँ। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे D2 को एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। इट मीन्स हम एक ऐसा फंक्शन बन गया जो एक आर्गुमेंट ले रहा है D2 विच इज ऑफ टाइप डेमो। इट मीन्स कि जैसे इस फंक्शन को कॉल लगेगी तो कंट्रोल उसकी बॉडी पे जाएगा। अब यहाँ पे जाके हमें वो D2 की जो वैल्यूज हैं उनके लिए कैचर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा डेमो D2, कुछ भी नाम रख सकते हैं, सेम नाम भी हो सकता है, अलग नाम भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा num1 प्लस D2 डॉट num1 सेम एज num2 प्लस D2 डॉट num2। सो, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे सम फंक्शन को कॉल लगेगी
तो कंट्रोल उसकी बॉडी पे जाएगा और D2 की वैल्यू यहाँ से D2 कैच कर लेगा, जिससे मैंने अब D2 अगेन ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो क्लास, तो यहाँ पे मैंने उसके नंबर num2 को यूज कर लिया। यहाँ पे ये जो मैंने नंबर num2 लिखे हैं, क्वेश्चन ये कि ये किसके हैं, D1 के हैं कि D2 के हैं। तो याद रखना जो फंक्शन जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है ये उसके नंबर num2 है, उसके साथ मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी कॉल कर ही रहा है। लेकिन जिसके नंबर num2 को कॉल किया जा रहा है उसके साथ ऑब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी है। अब मैं चाहती हूँ ये दोनों वैल्यूज ऐड होके तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाए। तो यहाँ पे हमें एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, मे बी कोई भी नाम रख सकते हैं। अब सपोज मैंने उसका नाम रख दिया टेम्प, मे बी कोई टेम्परेरी वेरिएबल, अगेन इट इज ऑफ टाइप डेमो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर, अगर ये डेमो टाइप का है टेम्प तो इसके पास भी num1 भी होंगे और num2 भी होंगे। अब इस केस में यहाँ पे हम लिखेंगे देन temp is the object of class demo। तो अगर उसके किसी भी डेटा मेंबर को एक्सेस करना होगा अगेन डॉट लगेगा num1, लाइक कुछ ऐसी स्टेटमेंट हम लिखेंगे। देन temp डॉट num2। अब इस केस में हुआ क्या कि ये D1 के num1 की वैल्यू D2 के num1 से ऐड होगी और तीसरे वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी, जो मैंने अगेन डेमो टाइप का टेम्प लिया उसके num1 में चली जाएगी। वैसे ही मैंने D1 के num2 की वैल्यू को D2 के num2 से ऐड किया और तीसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में जिसका नाम है num2 उसमें स्टोर करवा दिया। अब वो वैल्यू ऐड होके तीसरे वेरिएबल मतलब टेम्प के नंबर num2 में स्टोर हो चुकी हैं। अब मैंने अगली स्टेटमेंट लिखी रिटर्न टेम्प। अब मैं टेम्प को रिटर्न करवा रही हूँ। अब पता है आप लोगों को कि टेम्प इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो और इसमें वो एडिड वैल्यू जो D1 D2 की ऐड करी हुई है num1 num2 की वो आ चुकी हैं। तो अब जब मैं उसको रिटर्न करूंगी इट मीन्स हमारा ये एक ऐसा फंक्शन बन गया सम जो एक वैल्यू रिटर्न करता है टेम्प और जो किस टाइप का है, डेमो टाइप का। इट मीन्स फिर फंक्शन की रिटर्न टाइप भी वॉइड की बजाय क्या होनी चाहिए, टेम्प डेमो ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डेमो उसकी रिटर्न टाइप मेंशन कर दी। अब क्या होता है कि जब भी फंक्शन कोई रिटर्न करता है तो कंट्रोल उसकी यहाँ पे जहाँ पे कॉल लगी थी वहां पे आएगा। वी कैन से कि वो वैल्यू रिटर्न करके उसकी जहाँ पे कॉल लगी थी वहां पे उसको पहुंच गया। अब अगला काम है कि अब हम उसे वैल्यू को कैच भी करवाना पड़ेगा जो यहाँ पे टेम्प ने रिटर्न की और टेम्प के पास नंबर num2 थे। तो कैच करवाने के लिए यहाँ पे हमने तीसरा वेरिएबल लिया है जिसका नाम है D3। अब ये वैल्यू D3 में जाएगी। इट मीन्स अब D3 के पास के जो नंबर num2 है उसमें जो वैल्यूज है वो ऐड होके आ चुकी हैं, जिसमें नंबर num2 D1 के भी हैं D2 दोनों ऐड हुए हैं और उनकी वैल्यू ऐड होके अब इसने कैच कर ली जब वो टेम्प ने रिटर्न किया। अब मैं जब D3 डॉट डिस्प्ले करूंगी तो वो नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। बट आप नोटिस करें ये जो मैंने काम किया है ये फंक्शन के थ्रू किया है, सम फंक्शन के थ्रू कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को दूसरे से ऐड करके तीसरे ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाना। आज यही काम मैं ऑपरेटर को ओवरलोड करके करना चाहती हूँ। अगर आपने सी में ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो सम फंक्शन की बजाय मैं यहाँ पे प्लस लगा दूंगी बिकॉज आज हम कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अब जब मैंने यहाँ पे प्लस का यूज किया इट मीन्स अगेन D1 कॉल कर रहा है उसमें D2 एज एन आर्गुमेंट है, लेकिन आज सम फंक्शन की जगह क्या है प्लस, जो कि एक हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। तो आज इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। अब जैसे इसको कॉल लगेगी अगेन कंट्रोल उसकी बॉडी पे जाएगा। तो आज हम सम की बजाय यहाँ पे प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे और आपको पता है कि ऑपरेटर को जब भी कभी ओवरलोड करना है तो उसके लिए कीवर्ड दिया है ऑपरेटर। तो विल राइट ऑपरेटर, उसके बाद जिस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है हम वो यूज कर लेंगे। तो आज हमने प्लस माइनस बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना था वो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है। अब जैसे ही इसको कॉल लगेगी तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा और इसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करके जैसे मैंने आपको सम फंक्शन में समझाया था और उसके बाद टेम्प में वैल्यू ऐड हो जाएंगी, ऐड होके सॉरी उसके नंबर num2 में ऐड होके वो स्टोर हो जाएंगी और टेम्प को रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे आएगा और उस D3 उसको कैच कर लेगा और D3 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो वो वैल्यू को शो करेगा। तो
अब यहाँ पे आप नोटिस करें कि मैंने D1 प्लस D2 तो लिखा है, बट D2 एज एन आर्गुमेंट है। यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस लगाई, मीन्स D2 है एज एन आर्गुमेंट। अगर मैं ये पैरेंथेसिस हटा दूं, दिस वन, तो भी यहाँ पे D2 एज एन आर्गुमेंट ही काम कर रहा है। तो ये थी हमारी बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।